नमस्कार दोस्तों, गुरुजी पाठशाला की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, 28 नवंबर को यूपी टेट होने वाला है और इसके साथ सुपर टेट भी आए। तो मेरे कई छात्र हैं के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लाएं जिसमें से आने की संभावना ज़्यादा है। तो आज के हम जो वीडियो में लाए हैं 30 सवाल हैं जो पिछले पेपरों में आ चुके हैं, विभिन्न पेपरों में आ चुके हैं। उसमें से 2-3 रिपीट होते ही होते हैं। हमने हमेशा देखा है कि यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें हमेशा से पिछले साल के 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये 30 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। रीट में, सीबीएसई में, सीबीएसई यानी कि सी टेट, यूपी टेट में आ चुके हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि इसे आप वीडियो को देखें, इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो पहली बार यूपी टेट दे रहे हैं या दे चुके हैं और फेल हो चुके हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक बार देखें, 2 बार देखें, जिससे उनको ये क्वेश्चन याद रहेंगे, उनको बाद में पछताना ना पड़ेगा। तो अब हम इस वीडियो को शेयर करते हैं और हाँ, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और शेयर अवश्य कर दें, जिससे बाकी स्टूडेंट का भी फायदा हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्तंभ 1 ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित करना, यानी आपस में मैच करना है इनका। तो देखिए, स्तंभ 1 में ए लिखा हुआ है एनुअल इंटेलिजेंस, आगे लिखा हुआ है नंबर 1 था गैस्ट्रॉल, नंबर बी पर लिखा हुआ है पुनर्वलन की अनुसूची, 2 लिखा हुआ है प्याजे, सी लिखा है सार्वगर्भिता का नियम और थॉर्नडाइक आगे उसके लिखा हुआ है, और डी लिखा है अनुकूलन, और इसके अंदर उसके सामने दिए हुए हैं। तो इसको हमें आपस में मैच करना है। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, जो इसका ऑप्शन सही होगा वह तीसरा ऑप्शन सही होगा। कैसे, देखिए कि जो एनिमल इंटेलिजेंस है वो थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है, और जो पुनर्वलन की अनुसूची जारी की गई है वह किसके द्वारा की गई है, वो स्किनर के द्वारा की गई है। और सार्वगर्भिता का जो नियम दिया गया है वो गैस्ट्रॉल के द्वारा दिया गया है। और नंबर 4 आपका आता है अनुकूलन, तो अनुकूलन दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, यानी विकास होता है वो हमेशा लगातार होता ही रहता है। जब बच्चा गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक उसका लगातार विकास होता रहता है। तो इसलिए कहा गया है विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 86वें संशोधन के द्वारा संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। संविधान में संशोधन हुआ था, वह संशोधन था 86वां संशोधन, जिसे इंग्लिश में 86 बोलते हैं। इसके द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मैकडूल। जो मैकडूल थे वो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। क्वेश्चन देखिए, दोबारा सुनिएगा कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपके सामने बाल अवस्था। बाल अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, किसने कहा है, कोल और ब्रूस ने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है किसने बहुव्यमात्मक प्रक्रिया का प्रत्यय दिया है। तो यह दिया है गार्डनर ने। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला पर नए हो तो आप हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में करने में यह कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया करने में क्या कठिनाई होती है? जो डिसलेक्सिया होता है वह एक प्रकार का रोग होता है। उसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसे पढ़ने तथा वर्तनी में पहचानने में कठिनाई होती है। वर्ड्स ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर जिस पर पढ़ाया जाता है या कॉपियों में, तो वो ठीक से अक्षरों को पहचान नहीं पाता, तो इसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक अवश्य आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? देखिए आप वहाँ पे पेपर में एग्जाम में अक्सर ये होता है कि जो स्टूडेंट होता है नहीं पर फोकस नहीं करता। जैसे क्वेश्चन ये आया कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, तो आपने नहीं पढ़ा, तो आपने जो ऑप्शन पढ़ा तो पहले में ही दे दिया आपने कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या कोई सा आपने लगा दिया। तो जाहिर सी बात है इसमें 3 तो सही होंगे। जो नहीं पूछा गया उस पर आपको फोकस करना है। तो इसलिए आप एग्जाम में आप नहीं पर यानी क्वेश्चन पूरा पढ़िए। आधा क्वेश्चन पढ़ोगे तो बाद में पछताओगे कि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा और आंसर आपको आ रहा था और इसके बावजूद भी आपका आंसर गलत हो गया। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि शिक्षक को ये सभी कार्य करने चाहिए। देखिए बच्चे की आवश्यकता को अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। अक्षम से तात्पर्य जो नहीं सीख पा रहा। और शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें नहीं पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? पूछने से मना कर देना चाहिए? नहीं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर देखिए कक्षा में छात्र प्रश्न पूछेंगे और जो डायलॉग डिलीवरी है, जो संवाद है, वो शिक्षक से छात्र और छात्र से शिक्षक में होगा, तभी शिक्षा का उद्देश्य निकल के आएगा और बच्चे की शर्म मिटेगी और एक शिक्षक को भी क्लास में पढ़ाने का आनंद आएगा। इसलिए कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, डराना धमकाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बच्चे की जो वृद्धि संबंधी यानी बच्चे की जो वृद्धि होती है मुख्यतः सारे विकास से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो क्वेश्चन दोबारा सुनिए कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा गया है? तो किस सिद्धांत को कहा गया है दोस्तों? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, साथी अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास की अवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आंसर है आपका इसमें कि क्वेश्चन है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आत्म प्रज्ञा अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जो ब्रूनर है, ब्रूनर ने संज्ञात्मक विकास की जो अवस्था नहीं दी है वह दिया ऑप्शन नंबर बी, आत्म प्रज्ञा अवस्था। कौन सी? आंत प्रज्ञा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि मॉरिशस ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। कौन कौन से किया है? देखिए प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था या आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। इनका सही क्रम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही क्रम होगा वो इस प्रकार होगा दोस्तों। देखिए कि इसमें जो सही क्रम लगाया जाएगा वो पहला लगाया जाएगा। जो पहला आएगा हमारा वो क्या आएगा? संगठन व्यवस्था। दूसरा हमारा आएगा प्रस्तुतिकरण और तीसरा हमारा आएगा दोस्तों आत्मीकरण और चौथा हमारा आएगा संगठन अथवा व्यवस्था और जो हमारा 5वां आएगा वह आएगा
वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका जो आंसर नंबर सही हो जाएगा दोस्तों वह पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अनुमूल्यन। जो अनुमूल्यन है वह संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा वह लंबवत होगा। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लगाता हूँ, पर आपसे यही है कि आप कृपया करके क्वेश्चन को देख लो और जो उसके ऑप्शन आ रहे हैं तो उसमें से अपने माइंड में सेट करो कि इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है। मैं इसलिए इसमें आपको ऑप्शन बाकी के नहीं बता रहा हूँ किसी उसमें क्वेश्चन में, क्योंकि इससे क्या है कि आपका समय है नहीं है वो थोड़ा बचेगा। अदरवाइज हमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप वीडियो से भागते हो, इसलिए दोस्तों। तो इसका कौन सा सही आंसर रहेगा? इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4 लंबवत। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि शिक्षक, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्या? यदि एक शिक्षक कक्षा में छात्र को समस्या, यानी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है मतलब जिस वजह से वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो शिक्षक का कर्तव्य ये होता है दोस्तों कि शिक्षक उसे बच्चों को क्या करे कि उसे क्लास में सारे बच्चे चले जाएं तो उससे अकेले में बात करे, उसकी समस्या को पूछे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई साथी स्टूडेंट या छात्र बच्चे को परेशान करते हैं तो बच्चा उनके सामने नहीं बता पाता है कि सर ये वजह है, उसकी रैगिंग हो रही है, या तो अन्य कोई भी कारण हो सकता है, जो परिवार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें ये चाहिए कि शिक्षक को बच्चे से बात करनी चाहिए, परामर्श देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हमारा कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 B.S. ब्लूम ने। जो B.S. ब्लूम है इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? अवरोधन का मतलब है कि एक छात्रा शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा प्राप्त होने में अवरोध आ रहे हैं, वेरिएटिंग आ रहे हैं, तो इसका क्या तात्पर्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए अवरोधन का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, मतलब कि बच्चा 1 वर्ष से अधिक समय, यानी कि बच्चा फेल हो रहा है और वह अपनी पढ़ाई को समझ नहीं पाया, तो इसमें यही तात्पर्य है कि बच्चे का जो अवरोधन आ रहा है कि उसके साथी बच्चे तो नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए पर वह बच्चा नहीं पहुंच पाया। तो इसमें अवरोधन का तात्पर्य होता है बच्चे का एक क्लास में एक से अधिक साल तक पढ़ते रहना। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि मानव विकास प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? पूर्व बाल अवस्था से नहीं होता, शेष अवस्था से भी नहीं होता। तो देखिए जो मानव का विकास प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से हो जाता है, यानी जब माता के गर्भ में बालक होता है तभी से उसका विकास आरंभ हो जाता है। कहा जाता है माँ को कि अच्छा खाना खाओ, जिससे क्या है कि हेल्थी बालक पैदा होगा। तो बालक का जो विकास माना गया है वो माँ के गर्भ से ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक, ये देखिए ये वाली जो बुक है आपकी द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक, ये देखिए 1-1 साल के बाद रिपीट हुई है, हर साल रिपीट हुई है।
तो आपको बताना है कि इस वाली पुस्तक का लेखक कौन है। तो देखिए आपको ऑप्शन है आपके सामने, तो सही आंसर होगा इसका R.M. गैने। R.M. गैने द्वारा लिखित पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाए तो समझिए आपकी यूपी टेट या सी टेट में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोटेशन है ये कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तथा तनाव, हमला, विरोध की अवस्था होती है। ये किसने कहा है? तो देखिए ये स्टैनले हॉल ने कहा है। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। जब बालक 12 से 14 वर्ष या 15 वर्ष की अवस्था में होता है तो 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था को किशोर अवस्था बोला गया है। यानी इसमें बच्चा जिद्दी हो जाता है। उसमें देखो हार्मोन चेंज होते हैं, लड़कियां हों या लड़के हों, तो बालक धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखता है। तो वह उसका क्या होता है, कभी कभी कोई बालक बहुत ज़्यादा हिंसक रूप ले लेता है, अपने साथी छात्रों पर हमला करने लगता है और गैंग बना कर रहने लगता है। तो इसलिए इसे कहा गया है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तथा तनाव की है। ये स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है और ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है और जो हर साल अमूमन पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण में जो भारतीय प्रतिमान है उसमें कुल कितना समय लगता है? तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका देखिए दोस्तों 36 मिनट। जो माइक्रो टीचिंग बताई गई है उसमें भारतीय मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग जो समय लगता है वह 36 मिनट का लगता है। ओके दोस्तों, कितने का? 36 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से आपको कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? क्वेश्चन द्वारा आपके सामने पढ़ रहा हूँ एक बार कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यह कथन कहा है रॉस महोदय ने। किसने कहा है? रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा कि व्यवहार यानी बिहेवियर के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम है। ये किसने कहा है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो देखिए ये कहा है गिलफर्ड ने। किसने कहा है? गिलफर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करना है। देखिए सूची ए में दिया गया ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर, डी गार्डनर, बी परीक्षा अधिकरण प्रतिमान। और इसके सामने दिया गया है देखिए कि जो बुनियादी शिक्षा प्रतिमान, साइनेटिक शिक्षा प्रतिमान, तो हमें आगे सम्मिलित करना है ना। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें सम्मिलित करते हैं। तो जो हमारी जो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर बता दूं जो सारे आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी कोचिंग संस्थान के आंसर नहीं है। ये बोर्ड के द्वारा जो यूपी टेट बोर्ड होता है, जो सरकारी बोर्ड होता है, उसके द्वारा आंसर यही आंसर माने गए हैं और यही आंसर मान्य होते हैं। किसी भी गाइड में लिखा हो, किताब में लिखा हो, उन आंसरों को यूपी टेट का बोर्ड नहीं मानता। वह केवल उन आंसर को मानता है जिसको उसने सही माना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, नंबर दूसरा सही हो जाएगा। पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा देखिए 4 जो है ब्रूनर का आ रहा है। ब्रूनर में आएगा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, सही है। और तीसरे में आएगा आपका बी में आएगा तीसरा, कौन सा आएगा? अधिगम संगठन शिक्षण संस्थान। और पहले में आएगा आपका जो ग्लेजर में आएगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और आपका जो नंबर 2 है आपका जो आशुबेल, नंबर 2 है आपका, इसमें आ जाएगा गार्डनर में आएगा साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है?
तो देखिए इसका सबसे पहला चरण होता है समस्या की पहचान। देखिए एक समस्या है, क्या समस्या है कि आवागमन में समस्या है गांव में। क्योंकि रोड नहीं है। तो सबसे पहले आपने समस्या की पहचान करी। उसी प्रकार एक बालक में समस्या की पहचान की जाती है कि बालक मैथ क्यों नहीं सीख पा रहा है, या बालक इंग्लिश पढ़ने में क्या कठिनाई आ रही है, क्या शिक्षक के पढ़ाने का तरीका गलत है, या अन्य बालक सीखते जा रहे हैं वही बालक नहीं सीख पा रहा। तो सबसे पहले क्या होता है, समस्या को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना प्रथम इसका चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब होगा बालकों का संज्ञात्मक। उसका आंसर नंबर पहला हो जाएगा, बालकों का संज्ञात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालन पक्षों का विकास होगा, तभी बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, आखिरी क्वेश्चन है कि स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज का जो वीडियो समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है गुरुजी पाठशाला। और दोस्तों जो मैंने अभी आपके सामने वीडियो दिया था, ये 8 जनवरी 2020 को यूपी टेट का प्रथम मीटिंग का जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन थे बाल मनोविज्ञान के और चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित 30 क्वेश्चन थे। और इसके आंसर भी सरकार के द्वारा जो माने गए थे वही आंसर माने थे। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।